नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 अध्याय 2, जो चैप्टर का नाम है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज हम इसको पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण ये क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बात अम्ल के बारे में। हम पढ़ेंगे अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्लों का स्वाद कैसे होता है? खट्टा होता है। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जले विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी कि अम्ल। यानी कि अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड। और एसिड कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है कि खट्टा। और अम्लों का स्वाद कैसे होता है? खट्टा होता है। और ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे परबल अम्ल। परबल अम्ल क्या होते हैं? ये होते हैं HCl और H2SO4 HNO3। ये क्या होते हैं? परबल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल होते हैं CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, जिनका नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल। ये दुर्बल अम्ल होते हैं, यानी कि दो प्रकार के अम्ल होते हैं, परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक है। तो सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। यानी उसे क्या कहेंगे हम? सांद्र अम्ल कहेंगे, जिसमें अम्ल की मात्रा क्या रहेगी? अधिक रहेगी और जल की मात्रा क्या रहेगी? कम रहेगी। तनु अम्ल क्या कहेंगे? तनु का मतलब होता है जिसमें जल की मात्रा क्या रहती है? अधिक रहती है। जल की मात्रा क्या रहती है? अधिक रहती है। और अम्ल की मात्रा कम रहती है। जिसमें अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, उसे कहते हैं तनु अम्ल। ठीक है। आगे हम देखेंगे क्षारक। क्षारक क्या होते हैं दोस्तों? क्षारक वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे करेला हो गया। ठीक है। तो करेला का स्वाद कैसे होता है? कड़वा होता है। यानी कि करेला क्या आ जाएगा? करेला क्या होगा? क्षारक होगा। एसिड नहीं होगा, क्या होगा? क्षारक होगा। ठीक है। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, जबकि अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। और क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये जल विलयन में OH- आयन देते हैं, जबकि अम्ल क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। किसमें? जलीय विलयन में। ठीक है दोस्तों। तो और क्षारक क्या करते हैं? जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। परबल क्षारक क्या होते हैं? NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होते हैं? परबल अम्ल होते हैं। ठीक है। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? NH4OH, यानी कि क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है। लवण। लवण यानी कि साल्ट। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। लवण अम्ल व क्षारक की, इन तीनों की जब परस्पर क्या होगी? आपस में अभिक्रिया होगी, तो इनसे अभिक्रिया से, ठीक है, लवण क्या क्या होता है? लवण, अम्ल और क्षारक, इन तीनों की परस्पर अभिक्रिया से क्या होता है? लवण प्राप्त होता है। अम्ल व क्षारक की परस्पर, यानी कि इन दोनों के, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त क्या होता है? हमें लवण प्राप्त होता है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। उदाहरण है यहाँ पे NaCl, KCl। ठीक है। तो इसका ये उदाहरण है। अब देखिए, यहाँ पे बात आते हैं सूचक। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर का काम होता है कि हमें, मतलब क्या देता है? इनका काम होता है सूचना देना कि ये अम्ल है या क्षारक है। ठीक है। ये क्या कहते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। यानी कि सूचक बताता है कि ये अम्ल है या क्षारक है, यानी कि विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है। ठीक है, क्षारीय है। तो कौन बताता है? इंडिकेटर बताते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे। यह है दोस्तों सूचक के प्रकार। अब देखो, जो सूचक है उसके प्रकार है। प्राकृतिक सूचक हमारे पास पहला है
प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक, 3 प्रकार के सूचक हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? ये पौधों में पाए जाते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। जैसे लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये क्या है हमारे, ये क्या है? प्राकृतिक सूचक के प्रकार हैं, यानी कि सूचक प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? ये रासायनिक पदार्थ है, जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनॉल थेलिन हो गया, फिनॉल थेलिन हो गया। ये क्या है? हमारे कृत्रिम संश्लेषित सूचक हैं। गंधीय सूचक क्या होते हैं? इन पदार्थों की गंध क्या होता है? अम्लीय या क्षारक के माध्यम में बदल जाती है। जैसे प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया। ठीक है, ये गंधीय सूचक हो जाते हैं। देखिए इसमें एक सूची है, एक तालिका है, इसके माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। देखो, जो सूचक है लिटमस, ठीक है, लिटमस सूचक है, ये क्या यहाँ सूचक है? रंग या गंध में परिवर्तन। अम्ल के साथ क्या होता है? रंग या गंध में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके रंग कैसे चेंज होता है, ठीक है, या इसके गंध में कैसे बदलाव होता है। और यहाँ पे है क्षारक के साथ, यानी लिटमस को हम लेंगे एक बार अम्ल के साथ, एक बार क्षार के साथ, तो क्या अभिक्रिया होगी? लिटमस को हमने अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया हुई, तो ये क्या होता है? लाल। अम्ल के साथ लिटमस पत्र कैसे होता है? लाल हो जाता है। और क्षार के साथ लाल से क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। दूसरा लेते हैं हम लाल पत्ता गोभी का रस। अम्ल के साथ लाल पत्ता गोभी का जो रस है वो कैसे हो जाता है? लाल होता है। और क्षार के साथ अगर मिलाएंगे तो कैसे हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तीसरा हम लेते हैं हल्दी। इसमें अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि वैसा ही रहेगा। और क्षार के साथ इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। हल्दी क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। हाइड्रेंजिया के फूल का रस हम लेते हैं तो अम्ल के साथ इसका रंग कैसे हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और क्षार के साथ गुलाबी हो जाएगा। फिनोल्फ्थेलिन लेते हैं हम, ये अम्ल के साथ रंगहीन हो जाएगा, इसका कोई कलर ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे पानी होता है रंगहीन, ऐसे इसका कलर हो जाएगा। और क्षार के साथ एक पिंक हो जाएगा, यानी कि गुलाबी हो जाएगा। अब लेते हैं हम फिर मेथिल ऑरेंज लेते हैं हम। क्या लेते हैं? मेथिल ऑरेंज हम लेते हैं, जो क्या हो जाता है? अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षार के साथ इसका कलर हो जाता है पीला। ठीक है, फिर लेते हैं हम जो प्याज का रस। ठीक है, प्याज का हम रस लेते हैं। ये तीक्ष्ण गंध, इसकी गंध में क्या होता है? परिवर्तन, यानी तीक्ष्ण गंध हो जाता है, जैसे मिर्च होती है। ठीक है, तो ये गंध ऐसे हो जाएगा। और क्षार के साथ कोई गंध नहीं होगा। ठीक है, वैनिला के रस लेते हैं, वैनिला लेते हैं, इसका समान गंध रहती है और अम्ल के साथ और क्षार के साथ कोई गंध नहीं रहेगी। हम लेंगे लौंग का तेल। क्या लेते हैं? लौंग का तेल। इसमें भी समान गंध रहेगी, वैसे ही रहेगी, इसमें कोई गंध नहीं होगा क्षार के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारों के क्या हैं? रासायनिक गुण क्या है? पहले देखो, यहाँ है धातु की अभिक्रिया। धातु के साथ हम क्या करते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं। एक बार अम्ल के साथ करवाएंगे, एक बार हम क्षार के साथ करवाएंगे। ठीक है, अम्ल प्लस धातु क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं तनु HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। ठीक है, नहीं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। और धातु जो कि जिंक है, जिंक क्या है? एक धातु है, और धातु के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलने पर क्या बनाएगा? यानी कि जिंक क्लोराइड बनाएगा, यानी कि लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। और हाइड्रोजन गैस का यहाँ से क्या होगा? उत्सर्जन होगा। इस एरो का मतलब है यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। उत्सर्जन का मतलब बोले तो बाहर, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अब क्षार के साथ हम धातु के क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। तो क्षार प्लस धातु क्या बनाएंगे? लवण बनाएगा, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। ठीक है, सेम बनेगा, यानी अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी धातु को मिलाएंगे तो क्या होगा?
लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे लेते हैं हम सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं हम NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लेते हैं। यहाँ पे हम जिंक क्या मिलाते हैं, जिंक से उसकी अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि धातु। जिंक क्या एक प्रकार की क्या है, धातु है। और यहाँ बनेगा क्या, Na2ZnO2, यानी कि बनेगा सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। प्लस में हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। किसके साथ अभिक्रिया करवाने पे, क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाने पे, किसका, धातु की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो पॉप टेस्ट, यानी कि हम हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे, कि यहाँ पे गैस का, यानी कि गैस की पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखो हम गैस की पहचान कैसे करते हैं, कि यहाँ से गैस का उत्सर्जन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। हम कैसे पहचानेंगे, हम जहाँ से गैस, यानी कि एक परखनली के पास जहाँ से गैस का उत्सर्जन हो रहा है, अगर वहाँ की उस परखनली के पास हम क्या करेंगे, एक जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे, तो वो एकदम वो क्या वहाँ से क्या, कौन सा साउंड निकलेगा, पॉप साउंड, यानी कि पॉप साउंड ध्वनि उत्पन्न होगी। पॉप साउंड यानी कि फट फट की आवाज़ क्या होगी, फट फट की आवाज़ उत्पन्न होगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉप साउंड कहते हैं। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति, इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब है धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, यानी कि धातु कार्बोनेट से हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। एक बार अम्ल के साथ करवाएंगे, एक बार क्षार के साथ करवाएंगे। देखो अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, प्लस में जल बनाएंगे। ठीक है, हम लेते हैं यहाँ पे क्लोरिक अम्ल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे Na2CO3 हम लेते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, और यहाँ क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा, प्लस में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में H2 यानी कि जल का निर्माण होगा। क्षार के साथ धातु कार्बोनेट का कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं, HCl लेते हैं, NaHCO3 लेते हैं, सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट लेते हैं, और यहाँ क्या बनेगा, लवण बनेगा, यानी कि NaCl बनेगा, और यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और यहाँ पे H2 यानी कि जल का निर्माण होगा। ठीक है, देखो चूने के पानी का टेस्ट, चूने के पानी का टेस्ट हम करते हैं। देखो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। यानी कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से अगर हम क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, तो पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। जैसे दूध होता है ना, वैसे उसका रंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से उसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। सफ़ेद अवक्षेप मतलब जो पानी में, मतलब जो घुलता, विलयन में घुलता नहीं है, विलयन में घुलता नहीं है। यहाँ बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यहाँ पे जल का निर्माण होगा जो कि लिक्विड है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड बनेगा, CO2 जो कि गैस है, और CaOH यानी कि जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक्वेशन है, एक विलयन है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई, यहाँ बना कैल्शियम कार्बोनेट बना, यहाँ जल का निर्माण हुआ। ठीक है, अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर क्या होता है, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस, और यहाँ क्या बनेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट यहाँ बनेगा, जो जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। ये जल में घुलनशील नहीं होगा, ये जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। ठीक है,
अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक की क्या करते हैं, परस्पर अभिक्रिया करेंगे। तो अम्ल प्लस क्षारक क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और प्लस में जल का निर्माण करेंगे। अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और प्लस में क्या बनाएंगे, जल बनाते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण क्या होता है, देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदाहरण में देखो, यहाँ NaOH है, एक एक्वेशन है, विलयन है, Na सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का विलयन है। यहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लेते हैं, तो यहाँ किसका निर्माण होगा, NaCl यानी कि लवण का विलयन बनेगा और प्लस में यहाँ जल का निर्माण होगा। परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक क्या बनाते हैं, अम्लीय लवण बनाए। जो परबल अम्ल रहेगा और दुर्बल क्षारक रहेगा तो लवण कैसे बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा और जल का निर्माण होगा। ठीक है, दुर्बल अम्ल प्लस परबल क्षारक, अगर दुर्बल रहेगा अम्ल और परबल रहेगा क्षारक, एक मजबूत रहेगा एक कम मजबूत रहेगा। यानी कि यहाँ पे दुर्बल है अम्ल क्या है, दुर्बल है, क्षारक क्या है, परबल है, तो ये क्षारीय लवण बनेगा और यहाँ पे जल का निर्माण होगा। परबल अम्ल और परबल क्षारक एक उदासीन लवण बनेगा, क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा और प्लस में जल बनेगा। जब दोनों परबल रहेंगे तो उदासीन लवण बनेगा, ठीक है, प्लस में जल बनेगा। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल क्षारक उदासीन लवण, ये दोनों भी दुर्बल और दुर्बल रहेगा दोनों, तो उदासीन लवण बनेगा और प्लस में जल का निर्माण होगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, प्लस में जल का निर्माण करेंगे। यानी कि धातु ऑक्साइड से अगर हम क्या करेंगे, अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और जल का निर्माण यहाँ होगा। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड लेते हैं और यहाँ पे क्लोराइड लेते हैं, तो यहाँ बनेगा कॉपर क्लोराइड बनेगा, प्लस में जल का निर्माण होगा। ठीक है, यानी कि ये लवण बन गया और ये जल का निर्माण यहाँ पे हो गया। अगर हम धातु से क्या करते हैं, अम्ल की अभिक्रिया करते हैं। HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और Cu क्या है, Cu यानी कि धातु है, Cu कॉपर क्या है, धातु है, तो यहाँ क्या बनेगा, CuCl2 बनेगा, क्या बनेगा, CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे जल का निर्माण होगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय होती है क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण जैसे CuO है, MgO है। ठीक है, अब है अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। यानी कि जो अधात्विक होते हैं, जो धातु नहीं होते हैं, यानी कि अधात्विक होते हैं, उनके हम क्या करेंगे, क्षारों के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार क्या बनाते हैं, लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। अधात्विक यानी कि CO2 हो गया और CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया करवाने पर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और यहाँ पे जल का निर्माण होगा। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, ये कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, तथा विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। जो विद्युत धारा है उसको क्या करवाते हैं, प्रभावित करवाते हैं। ठीक है, अब है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जलीय विलयन में क्या होते हैं, अम्ल और क्षारक, इनकी हम क्या कराएंगे, देखो जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो H+ H2O यानी कि जल है, ठीक है, और क्या बनेगा यहाँ, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोरीन अम्ल है और यहाँ पे जल है, क्या बनेगा यहाँ पे, हाइड्रोनियम प्लस क्लोराइड। ठीक है, जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में क्षारक क्या करते हैं, OH- उत्पन्न
करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए NaOH है, ठीक है, जल की उपस्थिति है यहाँ पे, तो Na+OH का माइनस, यानी कि OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। ऐसे यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे जल की उपस्थिति में मैग्नीशियम और यहाँ पे OH माइनस आयन उत्पन्न करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यानी कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो सभी क्षारक होते हैं जल में क्या नहीं होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अगर जल में घुलनशील क्षारक है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, ठीक है। सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा है जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को कोई ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी यानी कि जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जल है, एक बीकर है, एक बीकर में हम जल लेते हैं और एक बीकर में हम क्या लेते हैं, अम्ल, यानी कि अम्ल है। पहले यहाँ एक बीकर में हमने क्या डाला, पहले अम्ल डाला और ऊपर से क्या डाला, जल डाला। और यहाँ पे एक बीकर में पहले से अम्ल नहीं जल है और ऊपर से हमने क्या डाला, अम्ल डाला। अब देखिए क्या होता है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर, इस अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। जो मिश्रण है वो क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है, अस्फलित होकर बाहर आ सकते हैं, तथा आप जल सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जल सकते हैं इससे, ठीक है। ये अस्फलित यानी कि उबल, जैसे उबाल टाइप का, ठीक है। पहले इसमें अम्ल है, हमने जल मिलाया तो ये एक उबाल टाइप का आएगा और ये बाहर गिरेगा, ठीक है, बाहर गिरेगा। जैसे हम इसमें जल मिलाएंगे अम्ल में, ठीक है, तो हम इससे जल भी सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ऊष्मा के कारण, ठीक है। इसमें क्योंकि क्या होती है, ऊष्मा होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा, और इसके कारण ये ऊपर जैसे दूध उबलता है तो ऐसे ही ये बाहर गिर जाएगा, और इसी से हम क्या कर सकते हैं, जल भी सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। कांच का जो पात्र है, ये बीकर है, ये टूट भी सकता है ज़्यादा ताप के कारण, ठीक है। देखिए जल को अम्ल में डालने से, अगर जल को हम क्या करते हैं, अम्ल में डालते हैं मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। ये चीज़ें हमने इसमें नोट रखनी है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, देखो अम्ल प्लस धातु क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, प्लस में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे धातु के साथ, ठीक है। अम्ल जब धातु के साथ हम मिलाएंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, प्लस में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा, ठीक है। अम्ल के साथ हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रियाएं, ठीक है। लवण प्लस जल धातु ऑक्साइड के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो धातु कार्बोनेट के साथ लवण अम्ल, धातु कार्बोनेट के साथ हम क्या करेंगे, अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बनेगा, हमारे पास लवण बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में जल का निर्माण होगा। क्षारक के साथ क्या होगा, देखो क्षारक के साथ क्या होगा, धातु कार्बोनेट का अगर क्षारक के साथ मिलाएंगे तो लवण बनेगा, प्लस में जल बनेगा। धातु कार्बोनेट के साथ लवण बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और प्लस में जल का निर्माण होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्षारक की अभिक्रियाएं। क्षारक की अभिक्रियाएं क्या हैं, लवण लवण प्लस हाइड्रोजन गैस धातु के साथ क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे धातु के साथ, ठीक है। और अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, प्लस में जल का निर्माण करेंगे। धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी क्षारक की, ठीक है, ये याद रखना। अम्ल के साथ, अब क्या है, अम्ल के साथ क्षारक क्या करेंगे, लवण बनाएंगे, प्लस में जल का निर्माण करेंगे। धातु कार्बोनेट के साथ क्षारक को मिलाएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अम्लों व क्षारकों में समानताएं, यानी इनमें अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, ठीक है। सभी क्या होते हैं, सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं, ये समान
है। ठीक है, यानी कि सभी अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते करेंगे जलीय विलयन में, और क्षारक OH- आयन उत्पन्न करेंगे जलीय विलयन में। ये आपको ध्यान रखना है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है, तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता, ठीक है, हाइड्रोनियम या OH- आयन में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। ठीक है, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, क्षार और अम्ल की क्या प्रबलताएं हैं। ठीक है, यहाँ देखना हमें किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। देखो, सार्वभौम सूचक अनेक सूचकों का क्या होता है, ये मिश्रण होता है, जिसे हम अनेक सूचकों का मिश्रण कहते हैं, उसे ये सार्वभौम सूचक कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और ये है हमारा पार्ट 1, बाकी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।